बताओ अभी क्या पढ़ना है हमने? ये कदम तो हम पहले करा दूं। की तरह बाद में करेंगे इसको, बाद में करेंगे पहले। हाँ अपना ऐसा हिसाब नहीं, अब पूरा कराएंगे। अभी मैं बताऊंगा एक बार वो ना एल्यूमिनियम बड़ा आएगा, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ये मिस्त्री आएगा, उसको पीछे शिफ्ट कराना है, कमरा बड़ा करेंगे। क्या नाम रखते हैं? वेव। अलग अलग नाम रखो। और मैथ में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक। चलो काम की चीजें करो, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो कार्बन डेटिंग टेक्निक, इसको यूज क्या करते हैं? एज ऑफ प्लांट्स निकालने में ना। इसको यूज क्या करते हैं? अब देखो, क्या तुम एज ऑफ प्लांट वो नहीं निकाल सकते कि किस दिन उसको लगाया गया होगा? मान लो आज कोई मेरे पास वुड का सैंपल है, तो ये पता लगा सकते हैं कि उसको कितने दिन पहले काटा गया होगा। तो क्या निकाल सकते हैं हम? एज ऑफ प्लांट की जगह क्या निकालते हैं? एज ऑफ डेड प्लांट निकालते हैं। चलाते हैं एज ऑफ डेड प्लांट। अच्छा एक बात तो, फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं? अरे जो वो प्लांट एनिमल जब नीचे दबे होंगे तभी क्या बना होगा? फॉसिल फ्यूल। तो मतलब क्या जिस दिन पेड़ कट गया होगा, मर गया, तो मतलब नीचे डेड ही हो गया, वो दब गया, तो क्या वो आज फॉसिल फ्यूल की एज निकालेंगे तो वो क्या होगा? एज ऑफ डेड प्लांट ही तो रहा होगा वो। अरे बोलो। यस सर। तो क्या बोल सकते हैं उसको? एज ऑफ फॉसिल फ्यूल भी बोल सकते हैं क्या? हैं? पता नहीं, मेरे को नहीं पता। मैंने कब पढ़ा दिया 10वीं? मैंने खुद नहीं सुना आज तक, मैं पहले कैसे पढ़ूंगा? पहली बार। सुनो मेरी बात। देखो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसमें कुछ अमाउंट कार्बन 12 वाला रहा हुआ, कुछ अमाउंट कार्बन 14 वाला रहा हुआ। 14 का अमाउंट बहुत ही कम होता है, कार्बन 12 का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा। इतनी बात सही है? अब देखो जब प्लांट CO2 ले रहा होगा तो 12 वाला भी आ रहा होगा, 14 वाला भी। उसको किस में कन्वर्ट कर रहा होगा? CO2 को फोटोसिंथेसिस से, जब तक लिविंग प्लांट होगा ऑक्सीजन में, और साथ में क्या बना रहा होगा? ग्लूकोज। सही है? अब वो ग्लूकोज वो हम यूज कर रहे होंगे एज ए फूड में, वही हो रहा होगा ना। तो मतलब क्या था, जब प्लांट लिविंग था तब वो जो CO2 आ रहा है वो ऑटो ग्लूकोज कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, वो तो यूज कर रहा है उसको। तो मतलब जब लिविंग प्लांट है उस टाइम पे कार्बन 12 बाय कार्बन 14 का रेशियो क्या रहा होगा? फिक्स, वो चेंज होने वाला नहीं है। पर जैसे ही जिस दिन हमने प्लांट को काट दिया, क्या फोटोसिंथेसिस रुक गया क्या? तो मतलब वो CO2 से O2 का कन्वर्जन है, वो सारी कहानी तो खत्म होगी। तो उस प्लांट में जितना कार्बन 12 का अमाउंट होगा वो तो कांस्टेंट हो गया। तो वो तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, क्या वो कन्वर्ट हो रहा है किसी चीज और में? नहीं हो रहा, फोटोसिंथेसिस बंद हो गया, तो कार्बन 12 फिक्स हो गया। क्या कार्बन 14 का अमाउंट फिक्स हो सकता है क्या? बताओ। कार्बन 14 कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। क्या वो तो डिसइंटीग्रेट होता जाएगा? तो हमने प्लांट काट भी दिया, तो प्लांट काटने से कार्बन 14 के डिसइंटीग्रेशन का तो कोई लेना देना नहीं है। वो तो प्रोसेस कौन सा है? रेडियो एक्टिविटी। तो वो तो चलता रहेगा। तो क्या आज के टाइम टी पे क्या C12/C14 का रेशियो कुछ और रहा होगा? ठीक है, तो अगर उन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या लॉग में A0/80 हो जाएगा क्या? तो लैम्डा टी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब या तो ऐसा कर लो कि रेशियो ना पता हो तो इनिशियल टाइम पे कार्बन 14 के पार्टिकल दे दे, और आज के टाइम पे कार्बन 14 के पार्टिकल दे दे। तो क्या N0 की वैल्यू पता हो, NT की वैल्यू पता हो तो अप्लाई कर दो। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/λ ln ऑफ N0 डिवाइडेड बाय NT, निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यही सारी स्टेटमेंट में लिखते हैं बातें ना सर। हाँ, जो आपने कार्बन 12 किया फिक्स्ड होता है, उससे पहले जो तुम बोला था वो समझ नहीं आया। अभी देख लिखूंगा फिर समझ आएगा, लिखता चल साथ साथ में। ऐसे लिखना, फॉर लिविंग प्लांट। देखो लिविंग प्लांट कौन सा हो गया? टाइम T इज इक्वल टू 0, जिस दिन तैयारी कर रखी है उसको काटने की ना।
वो दिन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पे कार्बन 12 डिवाइडेड बाय कार्बन 14 का रेशियो फिक्स होता है। अच्छा, कौन सा अमाउंट ज्यादा रहा होगा? कार्बन ऊपर वो कर लो, 14/12 कर लो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। कौन सा अमाउंट ज्यादा होगा, कार्बन 14 वाला कि कार्बन 12 वाला? ठीक है, तो 14 का अमाउंट बहुत ही कम रहा होगा, तो ये रेशियो होता है देखो 1/10⁻12। याद करना भी आसान होता है, कार्बन 12 10 की पावर 12। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या है? फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होती। जब तक लिविंग प्लांट होगा तो हम ये अजम्पशन मानते हैं, जैसे वो यूरेनियम डेटिंग टेक्निक में क्या अजम्पशन माना था कि इनिशियल टाइम पे लेड है ही नहीं, सारा क्या है? यूरेनियम। तो ऐसे ये क्या माना, लिविंग प्लांट में ये वाली वैल्यू क्या है? फिक्स है, ये चेंज होने वाली नहीं है। फिर आज के टाइम पे एट एनी टाइम इज इक्वल टू टी, मतलब जब प्लांट काट दिया गया होगा, डेड प्लांट हो गया ना ये अब। तो जो भी वुडन सैंपल था उसमें हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया, और उस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से क्या कैलकुलेट कर लिया, डिटरमाइन रेशियो ऑफ कार्बन 14 डिवाइडेड बाय कार्बन 12। कि आज जो मेरे पास वुड का सैंपल है उसमें कितना कार्बन 14 का अमाउंट है, कितना कार्बन 12 का अमाउंट है, दोनों को क्या निकाल लिया हमने? रेशियो निकाल लिया। सही है यहां तक? अब देखो, क्या टाइम जीरो पे रेशियो पता है, टाइम टी पे रेशियो पता है, क्या कार्बन 14 पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई किया जा सकता है क्या? कार्बन 14 पे क्या अप्लाई कर सकते हो? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो कैसे अप्लाई करोगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी? क्या फॉर्मूला होता है? लेमडा मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ, क्या होगा, एन नॉट डिवाइडेड बाय एन टी। अब यहाँ एन नॉट ना है, यहाँ पूरा क्या अपने पास रेशियो, कार्बन 14 बाय कार्बन 12 का, तो इनिशियल टाइम का रेशियो रख दो। कार्बन 14 बाय कार्बन 12 का रेशियो किस टाइम पे? एट इज इक्वल टू 0, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, कार्बन 14 बाय कार्बन 12 एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। चेक करो ये बात सही है क्या? ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर देखो, इनिशियल टाइम पे क्या तुम इनिशियल टाइम पे ये पता लगा सकते थे कि जिस दिन फॉसिल फ्यूल बना होगा, क्या इतने साल पहले हम होंगे नहीं, तो हमें कैसे पता होगा उस टाइम कार्बन 14 के कितने पार्टिकल्स थे? नहीं पता होगा ना। पर हमने क्या assumption मान लिया, कार्बन 14 बाय कार्बन 12 कि लिविंग प्लांट में रेशियो फिक्स है, तो क्या टी इज इक्वल टू 0 वाली कहानी तो हम फिक्स करके बैठ गए, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। और आज के टाइम का रेशियो हमने कैसे निकाल लिया? एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से निकाल लिया, कार्बन 14 बाय कार्बन 12 से। तो वो हमने निकाला और दोनों को क्या कर दिया, एन नॉट बाय एन टी करके डिवाइड किया, एल एन में इज इक्वल टू क्या कर दिया, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय टी। तो वो क्या हो गया अपना, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लोगे क्या? इसको निकाल लोगे टी। तो वो टाइम टी होगा क्या, जीरो से लेके जिस दिन पेड़ काटा गया होगा उससे लेके आज तक की बात होगी क्या? जिस दिन पेड़ काटा गया होगा उससे लेके आज तक की एज। तो उसी को क्या बोलते हैं, एज ऑफ डेड प्लांट या फिर एज ऑफ फॉसिल फ्यूल। यहाँ लेमडा कहां से कैलकुलेट करोगे? किसकी हाफ लाइफ से? कार्बन 14 की, कैलकुलेटेड फ्रॉम हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। बताओ ये बात सही है क्या? कोई दिक्कत इसमें? चेक कर भाई, सेट है क्या? तू बता, तेरे को क्या बात समझ नहीं आई थी इसमें, अब बता। अब तो कुछ नहीं, पर कार्बन 12 की हाफ लाइफ क्यों नहीं निकाल? कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं होता, उसकी हाफ लाइफ को चाहिए। हाफ लाइफ तो वैसे भी निकल तो जाती है सर, लैम्डा की नहीं तो किसी और की। ये तो निकल जाएगा सर। क्या के निकल देगा भाई? रिएक्शन जिसकी हो रही होगी, कार्बन 12 तो स्टेबल है, वो क्यों टूटेगा? कौन टूटेगा? कार्बन 14। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन उसका हो रहा है, तो लैम्डा उसी का आएगा। कैसे निकालोगे इसका लैम्डा भी? ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, हाफ लाइफ। बताओ बात सही है क्या ये? लिख लो फिर इसको। इसने काइनेटिक्स वाला प्रिंट कर रखा था क्या शीट? उसमें क्वेश्चन होगा इस पे था, इस पे क्वेश्चन था क्या कोई, कार्बन डेटिंग टेक्निक पे? प्रिंट देना एक बार उसका, उसी में से करा देता हूँ सवाल। ढूंढना पड़ेगा, मैं तो याद करे बैठा हूँ। तो सभी के पास है क्या? आप प्रिंट मत कराना आगे वाले का, मैं प्रिंट करा करा के देता हूँ। और अपना
जयपुर से निकल गया मटेरियल ना शायद, आज चेक करता हूँ, आ जाएगा 1-2 दिन में। कोरियर में है। मैं अभी कल मैंने परसों ट्रैक किया था, तब जयपुर था। आ ही जाता हुआ 2 दिन में टिकट जयपुर से नाम निकल। है उस पे तो अरे बढ़िया, सेम कवर पेज भी सेम है अपना। ऐसा ऐसा ये कवर पेज किसने डिजाइन कराया था? स्पारिंग का थोड़ा है, मैं हूँ इस कवर पेज के पीछे। वो तो घटिया चीज लिखवा सर, इसके पीछे ये फोटोज किसने लगवाई थी सर? तो क्या लंदन की फोटोज तेरी लगी हुई है क्या? हाँ, एक इसके लिए कहाँ से आई सर इसकी फोटो? पता है उस टाइम पे ना जितनी फोटोज थी, कहते थे कुछ बच्चों का रिजल्ट का फोटो नहीं थी, जिनकी नहीं थी उनकी जगह फिर सोचा 10वीं वालों की लगा दो, तो इसने कोई दिया होगा सिल्वर जोन ओलंपियाड ओलंपियाड को। यस सर, इंटरनेशनल ओलंपियाड लिखा हुआ है तो इंटरनेशनल नहीं होता भाई वो। अपनी वाली किसी भी फोटो छपवा हुई है ना। प्लेन नहीं सर, सब बात अरे क्या ये उसकी क्या बात बड़ी नहीं है फ्यूचर एंड सवाल देखने तो मिल गया तो करा दूंगा, नहीं तो कोई वो नहीं है, क्योंकि इस पे कार्बन डेटिंग टेक्निक पे सवाल होते नहीं ना ज्यादा। बंदा है कोई तो। हो गई नहीं सर। कितने दिन रहेगा? अरे मिल गया भाई। पर इसका सवाल बहुत बड़ा है, खुद कर लोगे क्या ये? यस सर। ये जेई 2006 में कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ कार्बन डेटिंग टेक्निक में ना, इसको अटेम्प्ट करना फिर। चलो आगे देखो, उसको अटेम्प्ट करना कॉम्प्रिहेंशन, इतना बड़ा सवाल लिखेंगे क्लास ही खत्म हो गई। अर्ली हेडिंग डालो बाइंडिंग एनर्जी। अब सारा पार्ट ना फिजिक्स वाला पार्ट है, फिर भी पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। चलो आगे। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज होती है, सुनना। जब न्यूक्लियस बनता है तो क्या न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़ते हैं? जैसे मान लो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, उसमें क्या है 8 प्रोटॉन और 8 क्या है न्यूट्रॉन। कहता है जब वो आपस में कंबाइन हुए होंगे तो जो हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। जो हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। या उल्टा भी बोल सकते हो क्या, कि अगर कोई न्यूक्लियस है उसको तोड़ना हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्या दोनों चीज बोली जा सकती है? अब एक बात देखो, जब न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़ रहे हैं तो हीट रिलीज क्यों हो रही है? क्या परेशानी है उसके साथ ऐसा? और कुछ सोचो। क्या तुमने कभी आज तक अपने पास कभी एप्लीकेशन नहीं आया E = mc² का? आया कभी? आज पहली बार बात करते हैं इसका एप्लीकेशन, देखते हैं कि मास से हीट में कन्वर्ट होता है ना, हीट मास का चेंज हीट में क्या होता है? कन्वर्ट। तो ये रिलीज होती है कैसे? मान लो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इसका मास कितना हो गया होगा भाई? अभी 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन मान लेते हैं, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 1 मान लेते हैं, 1 AMU कितना हो गया? 16 AMU। तो हमारे हिसाब से न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? 16 AMU। पर जो एक्सपेरिमेंटल मास होता है वो 16 से कम होता है। तो क्या होता है 16 से कम? मान लो न्यूक्लियस का मास है 15.8, क्या वो जो 0.2 मास कम हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया? हीट की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। और वही जो हीट बाहर निकली वही क्या चीज होती है? बाइंडिंग एनर्जी। तो मतलब यहाँ पे जो मास का चेंज हो रहा है वही किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में, है ना? ठीक है, वही किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट। तो उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, तो उससे आगे रिलेट करेंगे। पर अभी डेफिनेशन क्या चीज है? बाइंडिंग एनर्जी क्या है? जब न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़ रहे होंगे तो हीट क्या हो रही होगी? रिलीज। जितनी हीट रिलीज उसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। या फिर उल्टा क्या बोल सकते हैं, अगर न्यूक्लियस है उसको तोड़ना है तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोल देंगे? बाइंडिंग एनर्जी। कोई दिक्कत इसमें? लिखना डेफिनेशन है दोनों, लिखो फिर। देखो द एनर्जी रिलीज्ड when constituent nucleons
combine to form nucleus is called as binding energy of nucleus. उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. अच्छा, एक और चीज क्या बोल सकते हो कि अगर न्यूक्लियस को तोड़ना हो तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी. इसको मत पकड़ाइयो. तू रख दे यहाँ पे. ना यहाँ रख दे भाई तू. चलो अगला लिखो. एनर्जी रिक्वायर्ड to break nucleus into its constituent nucleons लिख दें. constituent nucleons is called as बाइंडिंग एनर्जी. दोनों में से कुछ भी बोल दो जो तुम्हारा मन करे ना. सही है. चले आगे. तेरी मानता तो नहीं मैं. उन्हें एब्सेंट है. हरीश एब्सेंट है क्या? चलो देखो अभी. अच्छा एक काम करते हैं, ये निकालने की कोशिश करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ना. सबसे पहले तो समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्यों आ रही होगी. मास डिफेक्ट की थोड़ी सी बात करते हैं ना. मान लो किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं xp. ये क्या चीज है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सही है. और मास ऑफ वन प्रोटॉन को बोल देते हैं mp. एक बार सुन लो, बाद में नोट कर लेना आराम से. ये क्या चीज हो गया? मास ऑफ वन प्रोटॉन. ऐसे मैं लिखा xn. ये क्या चीज है? किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और एक का मास बोल दिया mn. ये क्या चीज है? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. यहां तक बात सही है. अब एक बात हो, थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस अपने हिसाब से कितना होना चाहिए? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. बताओ इतनी बात सही है? अच्छा ये तो कैसा मास है? थ्योरेटिकल. पर एक्सपेरिमेंटल मास इससे क्या रहा होगा? कम. तो जितना चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट. जितना चेंज होगा उसको क्या बोलोगे? मास डिफेक्ट. तो हम लिखेंगे डेल्टा एम. तो ये डेल्टा एम क्या चीज होता है? ये फिर से लिख देते हैं xp इंटू में mp प्लस xn इंटू में mn. और माइनस क्या कर देंगे? थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस. थ्योरेटिकल लिख दिया. कहाँ दिमाग है भाई? एक्सपेरिमेंटल. तो यहां तक बात सही है. यहां से क्या निकल लिया हमने? मास डिफेक्ट. अच्छा जितना मास डिफेक्ट हुआ उसी की कॉरस्पॉन्डिंग हीट रिलीज हुई होगी क्या? क्या होता है फॉर्मूला? E इज इक्वल टू एम इंटू में सी स्क्वायर. अब यहाँ पे m की जगह अपने पास क्या है? डेल्टा एम. क्या इतने मास में चेंज हो रहा है क्या? उतने मास की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी? हीट रिलीज होगी. तो जो बाइंडिंग एनर्जी को Q लिख देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? सी स्क्वायर. यहाँ पे ये डेल्टा एम क्या चीज है? इस वर्ड का नाम क्या होगा? मास डिफेक्ट. और ये Q क्या चीज है? यहाँ पे एनर्जी. तो इस एनर्जी को जो हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? बाइंडिंग एनर्जी. कहता अगर मैं मास डिफेक्ट की वैल्यू फिक्स करूं, मैं बोलूं इफ डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 AMU.
अगर मास डिफेक्ट कितना हो जाए 1 AMU। अगर इसको 1 AMU करो तो क्या हीट रिलीज निकाल सकते हैं हम? डेल्टा एम की जगह रख दो 1 AMU, AMU को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो बता भाई 1 AMU कितना केजी? वन एएमयू एक ग्राम होता है। बता भाई कितना केजी? 1.67 इंटू 10 to the power - of 27 kg। याद है? 1 AMU का सिग्निफिकेंस था मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। शर्म नहीं आ रही तेरे को? ठीक है, तो वो केजी में कर सकते हो, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 to the power 8, उसका स्क्वायर कर दो, तो एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी? जूल में आ जाएगी क्या? सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा तो क्यू की वैल्यू किस में आएगी? जूल में। उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? यस सर। क्या करोगे? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 to the power - of 90 कर दिया अभी। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? यस। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 10 की पावर 6। ठीक है, तो वो सब कुछ रखने के बाद जो वैल्यू आती है वो आता है 931। तो एक तो सॉल्व करेंगे रट जे, सही है याद करना भी, कि अगर मास डिफेक्ट 1 AMU हुआ तो हीट रिलीज कितनी रही होगी? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर डेल्टा एम ही मास डिफेक्ट होता, डेल्टा एम AMU, तो यहाँ पे हीट क्या होती भाई? 931 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एम। ठीक है, तो अगर क्या होता, इफ मास डिफेक्ट इज, ये याद रखना कि यूनिट क्या होनी चाहिए अपनी डेल्टा एम किस में? AMU में। तो क्यू का फॉर्मूला नया क्या आ जाएगा? 931 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एम। और यही सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं। और क्या है, क्या कौन सी यूनिट में? इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डेल्टा एम रखना किस यूनिट में? AMU में। याद रह जाएगी बात है? ठीक है, लिख लो फिर। सर ऊपर करना होगा। ठीक से होता है इसमें, ऊपर नीचे कर दिया फिर है।
अगर ये हमने बात करी किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की ना, अगर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना हो, तो देखो न्यूक्लियन क्या चीज होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, क्या मास नंबर होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मान लो कैसे, जैसे ऑक्सीजन की बात कर ली, ऑक्सीजन में टोटल कितने न्यूक्लियंस हैं, 16। मान लो बाइंडिंग एनर्जी है 160, तो अगर एक न्यूक्लियन के रेस्पेक्ट में निकालनी हो तो कितनी होगी, 160 डिवाइडेड बाई 16, तो कितने बन जाएगी, 10 बनेगी क्या। मतलब बहुत सिंपल सी चीज, क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना हो तो क्या कर दो, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या कर दो, मास नंबर। तो एक नाम लिखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं बीई, पर न्यूक्लियन। इसका रिप्रेजेंटेशन ध्यान से सुनना है, ऐसा लिख सकते हो इसको, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय, ऐसे पर न्यूक्लियन। अच्छा, ये ए क्यों लिखा मैंने, मास नंबर के लिए नारायक हूँ। एटॉमिक मास और मास नंबर दो अलग चीज हैं, ये याद कर लो। क्या दो अलग चीज है क्या, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना, 35.5, पर मास नंबर तो नहीं है वो, मास नंबर तो क्लोरीन का एक 35 और एक 37, मास नंबर और दो अलग अलग चीजें। जब सिर्फ एक ही एटम उठा लेते हो तो मास नंबर और एटॉमिक मास क्या है, सेम। अगर मेरे पास क्या होता, सिर्फ एक क्लोरीन 35 का एटम होता तो उसका मास नंबर कितना, 35, उसका मास कितना, 35 AMU। पर क्लोरीन की जब सैंपल की बात करते हैं तो क्लोरीन नेचर में क्या होता है, 35 भी और 37 भी, तो वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो क्या चीज होता है, एवरेज एटॉमिक मास। तो कहीं भी एटॉमिक मास बोलता है ना तो वो एवरेज ही मान रहा होता है, वो क्या मानता है, एवरेज। तो हर देखना पीरियड टेबल में ऑक्सीजन का भी 16 नहीं होता, 15.99 कुछ लिखा होता है, देखा गया कभी पीरियड टेबल देखना, आज कभी घूर गया ना, किसी का भी एटॉमिक मास एग्जैक्ट इंटीजर में नहीं लिखा होता ना, सभी किसी का 23.01 ऐसा लिखा होता है ना, तो वो मास नंबर नहीं है। एटॉमिक मास हमेशा क्या बोलता है, वो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉपिक सैंपल पूरे का होता है ना। पर मास नंबर क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या चीज होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, और डिवाइड किससे कर दिया जाएगा उसको, मास नंबर से। ये जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, तब एटॉमिक मास की एक डेफिनेशन लिखी थी मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पीछे लिखा था AMU, और कहा था कि वो गानी कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, इंटीजर। ठीक है, तो एक्चुअल में मास नंबर ही है वो। एक बात तो, अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा, क्योंकि तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो जिस भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा क्या होने वाला है, स्टेबल होने वाला है ना। तो याद रखना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस उतनी ज्यादा। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जब क्या बनाया जाता है, ग्राफ प्लॉट किया जाता है ना, तो एक रफ सा प्लॉट बना रहे, देखो केमिस्ट्री का पार्ट है नहीं है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा ना, अपने को तो सिर्फ ये लिखना था कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है किसकी, वो आती है आयरन की। ठीक है, तो वो ग्राफ ऐसा दिखता कैसे है, कुछ ऐसा नेचर का ग्राफ नजर आता है ना। ठीक है, वो मैंने पूरा नहीं बनाया, आगे चल रहा होगा ये, ऐसा कुछ ग्राफ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए मिल रही है तुम्हें, यहाँ कोई एक चीज है ना, ये उठा के ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है क्या,
अच्छा ये तो मैंने सोचा नहीं, क्या जरूरत है, यहाँ पे काम होता रहेगा, बेसमेंट तो खाली है। टेस्ट तो किसी भी टाइम हो सकता है। देखो आयरन के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। ये इतना डाटा तो याद रख ही लोगे, 8.8। हाँ जी ना, पहले सुन ले, थोड़ी सी बात रहती है, खत्म होने वाला चैप्टर। देख लिया, चले आगे, है ना। अब देखो नेचर ऑफ ग्राफ वैसे एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं, मैं तो बड़ा स्मूथ सा बना दिया, वैसे तो क्या होगा, चेंजेस होते हैं, बस मेरे को मैक्सिमा शो करना था, मैक्सिमा किसके लिए है, आयरन के लिए। अब एक बात देखना, ये सारी टर्म्स तुमने पढ़ी हुई है, उससे पहले वो टर्म से पहले एक छोटी सी चीज लिख लो, आर्टिफिशियल रिएक्शन लिख लो। हाँ जी, लिखा नहीं तूने अब तक, लिख जल्दी लिख। फिर हेडिंग राजेश ने लिख लिया, वो लिख देना आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस। वो जो आर्टिफिशियल हमने वो लिखा था ना, ट्रांसम्यूटेशन, वही कहानी है कि किसी भी बम्बार्ड कराया जाएगा, किसी में कन्वर्ट होगा, साथ में कुछ एमिट हो रहा होगा। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन लिख लिया क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसमें नंबर 1 लिखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन टाइप रिएक्शन। अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन टाइप रिएक्शन का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराएंगे और एमिट क्या होगा, प्रोटॉन। आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन ऐसे हुआ करता था, ब्रैकेट में ये लिखते थे ना, किसका बम्बार्डमेंट हो रहा है और कौन चीज रिलीज हो रही है। तो मान लो एक्स है, न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन बता भी, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रॉन। वन क्या चीज, क्योंकि एटॉमिक नंबर में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता ना। ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाई में, और साथ में क्या आ गया, प्रोटॉन। तो क्या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के एग्जांपल है ये? ठीक है, नंबर 2 लिखो, न्यूट्रॉन गामा टाइप रिएक्शन। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन गामा का मतलब बम्बार्डमेंट किसका होगा, न्यूट्रॉन का, और एमिट क्या होगा, गामा। मतलब एनर्जी निकल रही होगी, जैसे सोडियम 1123, न्यूट्रॉन 01, किस में कन्वर्ट हो गया, 1124, और साथ में क्या है, गामा। मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी सिर्फ ना। एक होगा ड्यूटेरियम प्रोटॉन टाइप रिएक्शन। कहाँ पे, प्रोडक्ट में कि उसमें, ये एन और फिर कोमा गामा। गामा यार मैं से लिखता हूँ, तेरे को दिक्कत है? जी मैं आपको सुना सर, ये गामा एन ए के बाद है ना। सर उससे वही रहा था। मेरी इच्छा, मैं तो पूरी केमिस्ट्री में ग्राम भी जीएम लिखता हूँ, तूने आज तक नहीं नोटिस किया होगा। ग्राम तो मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ। होता तो जी है सिंबल उसका। अपन कौन सा सब्जेक्ट के पेपर देना, लिखा आएगा पेपर में, छपा आएगा, गामा बनाना तोड़ना है, ऐसा वाला है, गामा बना दो। ये वो भी गलत कर रहा है, इससे भी नहीं बनेगा सही। नहीं सर मैंने सही पढ़ा गया गामा। अच्छा ड्यूटेरियम क्या चीज होता है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, यही होगा। तो एल्यूमिनियम 11, सॉरी 13, 27, साथ में क्या बम्बार्ड कराया हमने, ड्यूटेरियम 1, 2, किसमें कन्वर्ट हुआ है, एल्यूमिनियम का एक और आइसोटॉप में 1328, और साथ में क्या मिट हो गया, एक प्रोटॉन।
फिर सारी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं क्या? अच्छा, बड़ा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, सुना है कभी ऐसा? हैवी न्यूक्लियस स्टेबल है तो वो टूटता है, टूटने वाली रिएक्शन को बोलते हैं फिजन रिएक्शन। टूटने वाले को क्या बोलते हैं? फिजन। और जो छोटा न्यूक्लियस होता है वो भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो आपस में जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर अपने सिलेबस में केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है, तो पढ़ेंगे भी नहीं, फिजिक्स में आएगा, बढ़िया खूब भर भर के पढ़ना न्यूक्लियर फिजिक्स में। देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ ताकि ऐसा हो कि हम बताया तो था ऐसा कुछ होता है। न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना। तो जो ये इसमें यूज करते हैं हम क्या होता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, वो कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं? फिजन रिएक्शन। टूटती है, ठीक है, यूरेनियम लिया फ्यूल, वो डीके हुआ, ठीक है, उससे क्या हुआ? हीट रिलीज हुआ, तो उससे हम क्या करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं ना। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, फ्यूजन में हीट रिलीज फिजन से ज्यादा होती है, फ्यूजन के अंदर हीट रिलीज और फिजन से क्या होती है? ज्यादा। तो एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। तो आज तक किसी ने कंट्रोल नहीं होती रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्टर भी अगर कंट्रोल ना मालूम होता, क्या 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, वो एक न्यूट्रॉन जब जाके भिड़ेगा 3 फिर निकलेगा, तो वो चेन रिएक्शन चलती रहती है क्या? देखो क्या हुआ, एक से निकले 3, फिर वो 3 अलग अलग इंडिविजुअल पे जाके भिड़े, फिर उससे क्या निकल गए? 3, फिर आगे 3, क्या ये चेन रिएक्शन चलती रहेगी क्या? और ये पूरी क्या अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होगी, तो हीट रिलीज क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा, कंट्रोल कौन करे? तो ये न्यूट्रॉन्स को ना उसको किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे कैडमियम की रोड्स लगाई जाती है, वो न्यूट्रॉन को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। तो अगर ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो न्यूट्रॉन रोकने पड़ेंगे। तो मान लो 3 निकले, फिर उससे 3 चलता गया, तो खूब सारे हो गए, वो तो आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो रोकना पड़ता है उसको ना। क्या होती है? हाँ हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, और रेडिएशन बाहर निकलने लगे तो फिर तो परेशानी है ना। इनकी पेनेट्रेटिंग पावर तो होती है पार्टिकल्स की, जैसे गामा एमिशन हो रहा है, गामा की पेनेट्रेटिंग पावर तो खूब ज्यादा होगी, ठीक है, तो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं सारे। तो एक वर्ड कौन सा आएगा? न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना, कूलेंट हो गया, मॉडरेटर हो गया। मैं थोड़ी सी कहानी फिजिक्स के मॉड्यूल में से पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ तुम्हें, क्या क्या चीज पढ़ोगे तुम, ताकि बाद में तुम परेशान ना हो गया, मिल गया। न्यूक्लियर रिएक्टर की बताऊंगा सिर्फ बातें ना। देखो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कौन सी होती है ना, देख दो एक बार ऐसा एग्जांपल ना, 2 रिएक्शंस पॉसिबल होती है। कौन सी? यूरेनियम 92 235, इस पे एक न्यूट्रॉन जाके भिड़ेगा, मतलब एक पार्टिकल पे, एक इसमें कन्वर्ट होगा 92 236, रेडियो एक्टिव हो गया। अब ये टूटता है 2 में, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई में, और साथ में कितने न्यूट्रॉन एमिट करता है? 2, सही है। अब फिर एक तरीका और क्या होता है इसके अंदर, ये जो यूरेनियम 235 है, या रिएक्शन दूसरे तरीके से भी लिखता है ना, कि जो 92 और 236 है, इसको ऐसे लिखता है एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस कितने न्यूट्रॉन? 3। अब ये दोनों रिएक्शंस लिखी मिलती है, या तो 2 न्यूट्रॉन वाली या 3 वाली, या तो 2 या फिर कौन सी होगी? 3। अब मैक्सिमम टाइम में 3 वाली यूज किया जाता है ना, पर वो एवरेज बोल के क्या कहता है कि 2.5 न्यूट्रॉन्स क्या बाहर निकल रहे होंगे, पर उसकी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम जो मैंने आज तक पढ़ा वो कितने वाली पढ़ी है? 3 वाली। ऊपर वाली कम लिखी मिलती है, वाली ज्यादा लिखी मिलती है ना, कि क्या बनेंगे यहाँ पे? 3 न्यूट्रॉन, फिर वो 3 आगे और जाके बढ़ेंगे, तो चेन रिएक्शन चलती रहेगी। तो उसमें कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मॉडरेटर यूज करते हैं, ठीक है, कह रहा था एवरेज एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन लिबरेटेड इन ए फिजन रिएक्शन इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कह रहा है दीज न्यूट्रॉन्स अनलेस स्लो डाउन विल एस्केप फ्रॉम द रिएक्टर, कि वो क्या होगा, बहुत ही तेज भाग रहा है वो तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसकी स्पीड को स्लो करते हैं, तो उसमें क्या ऐड करते हैं हम? मॉडरेटर्स ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं उसके लिए? मॉडरेटर, ठीक है। और मॉडरेटर का कोई नाम लिखा हुआ है क्या? हैवी वाटर यूज करते हैं, कौन सा? ये तो बेसिक रिएक्शन लिखी है कि 92 236 यूरेनियम है, टूट गया, एक्स डैश वाई डैश, और साथ में क्या निकला? 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले, ठीक है।
क्या कह रहा है? हैवी वाटर, हैवी वाटर। हैवी वाटर, अरे D2O, H2O क्या होता है? नॉर्मल वाटर। D2O क्या होता है? हैवी वाटर, ड्यूटेरियम वाला। फिर एक कंट्रोल रोड ऐड करते हैं। कंट्रोल रोड्स किस लिए होते हैं? ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। कौन सी रोड बताई थी? कैडमियम की ना। तो कैडमियम रोड का यूज करते हैं एज ए कंट्रोल रोड्स ना। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है अभी, और कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, फिर है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की रिएक्शन लिखे ऐसे, हाइड्रोजन 1 1 प्लस हाइड्रोजन 1 2 गिव्स हीलियम 2 3, साथ में न्यूट्रॉन। और देखना हीट रिलीज होती है 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हीट रिलीज होती है साथ में? 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा? छोटे न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं। तो ये फ्यूजन रिएक्शन, ऊपर वाली कौन सी है? फिजन रिएक्शन। दिख रहा है क्या तुम्हें? ये ऊपर वाली टूट रहे हैं क्या? टूटने वाली कौन सी रिएक्शन होगी? फिजन। और ये वाली कौन सी होगी? फ्यूजन। ठीक है, ये नोट नहीं करना, कहीं लिखने बैठ दो ना। क्यों दुखी हो रहा है सर? बस एक छोटी चीज याद रख लोगे, छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं तो वो फ्यूजन रिएक्शन होती है, और बड़े न्यूक्लियस टूटते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? फिजन। याद रह जाएगी ये बात। चलो आगे चलते हैं। तो ये सारा पार्ट फिजिक्स का है ना, ये वैसे ही समाज सेवा में थोड़ी सी बता दी मैंने। अभी एक टॉपिक और लिखने दें। कौन सा? वो पहले पढ़ाया हुआ है, ये तो समाज सेवा फिर से दोबारा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की देख, तो बताएगा आप सारी बातें। ये चलूं आगे? ये लिखना नहीं था ना। चलो फिर बताओ, आइसोटोप क्या होते हैं? है ना, ये लिखने में, ये सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट पन्ने पे लिखे हुए हैं। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप। आइसोबार तूने बताना है। आइसोटोप का उल्टा कर दे। आइसोटोप का क्या चीज सेम थी? सेम एटॉमिक नंबर था उसमें, तो यहाँ पे क्या कर दो? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, फिर आ जाओ आइसोटोन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन। आइसोडाइफर्स। हाँ ना ना, सही बोल रहे। सेम डिफरेंस इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी दो एलिमेंट में अगर डिफरेंस सेम हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं? कम। तो अगर n माइनस पी क्या हो जाए दो न्यूक्लियस का सेम, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोडाइफर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो? सेम, और एटॉमिसिटी भी क्या हो? सेम। ठीक है, एटॉमिसिटी का मतलब जैसे कोई एग्जांपल लिख लेंगे, सोचने दो, सही लग रहा है एग्जांपल। CO2 N2, इनमें दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने? 8। तो 8 2 16, 16 और 6 22। N2O में 7 2 जाओ 14, 14 प्लस 6, 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 कितने? 22। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गए? सेम। क्या दोनों की एटॉमिसिटी भी 3 है क्या? वो भी ट्राई एटॉमिक, ये भी ट्राई एटॉमिक। इनको क्या बोलते हैं? आइसोस्टर। ये सारी बातें लिखी मिलेंगी कहाँ पे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है भाई, चले आगे। चलो फिर सवाल लिखो। एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक किसी ने नहीं करा होगा, वो फिर सारे डाउट कुछ होगी, मेरे को पक्का विश्वास है, तो जो ना क्लास में करा दिया जाए। पूछेगा ना? पूछता ही मैं करा ही देता हूँ फिर। लिखो क्वेश्चन। ये रेडियो एक्टिविटी बड़े उसी कराऊंगा। is used to study radioactive process of
और है नहीं मुश्किल सवाल, बस तुम बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो ना, पहले तो पूछ ही लेंगे, यस सर। है ना। अब नहीं पूछ पाएगा, अब क्लास में बताना पड़ेगा। इन एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ रेडिएटिव सब्सटेंस ए, इट काउंट्स 3 डीपीएस। मतलब उसकी एक्टिविटी कितनी गिवन है, 3 डीपीएस। एक्टिविटी की यूनिट हुआ करती थी ये, when A is placed it records 23 DPS at the start and 13 DPS after 10 minutes. It records X DPS after next 10 minutes and A has half life of Y minute. Calculate X and Y. बता तुम्हें एक्टिविटी की माना सॉल्व करना है। ऑप्शन नहीं है वो आंसर बताओ, ऑप्शन लेके करना। इसमें दे रहा है, मैं ये छोड़ दूंगा, ये आएगा 8 8 10। सॉल्व करो, सही है ना सर? आंसर बता रहे देख के, वो भी शर्म नहीं आ रही। तो अभी आंसर सर मैं इसे छोड़ देता है पेपर में आपको। लंबे क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाए? और इसका सॉल्यूशन पता है क्या, आधी लाइन का है। अगर तुम पेन नहीं भी चलाओ ना, मैं ध्यान से क्वेश्चन पढ़ दूं तो भी आंसर बता दूं। यस सर 8
और पहले 8 आ ही नहीं सकता, पहले हाफ लाइफ आएगी। आप अब एक बात देखना, कहता जब तक उसमें कोई रेडिएटिव सब्सटेंस डालेंगे तभी वो रीडिंग 3 शो कर रहे हैं। शो करने के लिए कितनी करनी चाहिए थी उसको? 0। ये क्या मशीन में पहले से परेशानी है? ये देखो, कोई वेट तोलने वाली मशीन है ना, उस पर अगर 0 रीडिंग होगी उसके बाद से कुछ आना चाहिए था। अगर पहले से ही 10 ग्राम उसकी रीडिंग होती, मैंने उस पर कुछ चीज तोली, मान लो उसका रीडिंग आई 90 ग्राम, तो मतलब वो एक्चुअल मास तो कितना रहा होगा? 80 रहा होगा। इतनी बात समझ आती है कि यहाँ पे बिना कुछ डाले कितना है? 3 है क्या डीपीएस? और इनिशियल टाइम पे कितनी बोल रहा है? तो जैसे ही ऐड किया 23, तो मतलब वो कितनी रहेगी एक्चुअल में? 20। 10 मिनट बाद कितनी होगी? 13 में से 3 घटाओ। अच्छा, 20 से 10 हाफ लाइफ होगी क्या? ये तो हाफ लाइफ हो गई क्या 10 मिनट? फिर अगले 10 मिनट में क्या हो गया होगा? 10 से कितना हो गया होगा? 5। एक्चुअल में तो होनी चाहिए थी 5, पर ये कितनी शो करेगा? 8। आंसर आ गया। आंसर आ गया क्या? बस फिर यही करना था। अरे इतना सही सवाल करना था क्या? ऐसे ही परेशान हो रहे। सही है सर मेरा। देखो ये t इज इक्वल टू 0, जो एक्टिविटी तुम्हें गिवन है वो कितनी गिवन है? 20 डीपीएस। उस 20 को ऐसे लिख देना 23 माइनस 3। क्यों? 3 तो वो गलत शो कर रहा था पहले से, तो घटाना ही पड़ेगा। और कह रहे 10 मिनट के बाद उसकी एक्टिविटी कितनी होगी? 10 डीपीएस। और वो 10 डीपीएस कैसे आया? 13 माइनस 3 आएगा। अच्छा ये तो वैसे देख के पता चल गया, अभी 20 था, 20 से 10 होने में कितनी देर लगी उसको? 10 मिनट लगा था, तो यहाँ से हाफ लाइफ तो पता चल गया अभी कितनी है। तो पहली चीज तो यही पूछ रहा था क्या तुमसे, हाफ लाइफ बता दो एक तो। वाई की वैल्यू होगी क्या? वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मिनट। अब कह रहे हैं कि अगले 10 मिनट में क्या होगा? क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ क्या रहती है? सेम। तो अगले 10 मिनट में कितना हो गया होगा? 5। सही है क्या? तो एक्टिविटी आफ्टर टी इज इक्वल टू 20 मिनट लिख देंगे सीधा। तो एक्टिविटी शो कितनी रही होगी? 5। पर रीडिंग कितनी शो कर रहा होगा? 5 प्लस 3 कितनी होगी? 8 डीपीएस। सही है, तो यानी कि आंसर आ गया अपने पास। एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी? 8 डीपीएस। और वाई की वैल्यू कितनी रही होगी? मतलब वाई 10 रहा होगा, जैसे देख लिया हमने ऐसे। तो क्या इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता था क्या? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, और तुम सारे पूछते ये सवाल, मेरे को पक्का पता था। मैंने कहा कराई दो, क्योंकि मैं ना 3 वाली कहानी नहीं समझ आती। हम फॉर्मूला लगाना शुरू करते थे, माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो इनिशियल टाइम पे हम एन नोट मान लेते 23 और एन टी मान लेते 13, तो लगे रहते लॉग 23 बटे 13 करके ना घिसते रहते, फिर वो आंसर ही ना मैच करता। ठीक है, सर हाँ जी। आपने एक चीज कही थी कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन की छुट्टी। एक चैप्टर छुट्टी है, कल टेस्ट है बस एक। एक और सवाल करते हैं, जिसकी भी शीट है उसने भी गोला लगा रखा है, जब भी करा नहीं होगा। एक सवाल तो करेंगे नहीं। सर घर से कर लेंगे, डाउट ले लो तो सर। यार तुम पूछोगे फिर वो सवाल मेरे से, मैं करा ही दूं। कौन सा क्वेश्चन है सर? अभी बताता हूँ। 11वां सवाल है। शुरुआत हो जाएगी हो गया सर 4 सवाल। तू बड़ा तेज है, कैसे कर दिया तूने? सर बाद में बता दूँ। गूगल लेंस। ओ गूगल लेंस। बता। आंसर बता देंगे सर, ऐसे सर ठीक है सर, सबको थोड़ी बताऊंगा, तुम लोग बैठे हैं। बाद में बता देंगे, सी आएगा। सही से सच्ची में आंसर क्या आएगा? सी। अरे इंटीजर टाइप का ये लिख लिया क्या? स्पेसिफाई क्या? ये सॉल्यूशन नोट कर लिया था क्या? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। रेडियो एक्टिविटी का है। पेन चलाने की जरूरत इस सवाल में भी नहीं है। काइनेटिक्स के मैक्सिमम सवाल जहां पे लॉग नहीं छेड़ता होगा ना, वहां पक्के आंसर सीधे आ जाते हैं। ओ एक बहुत अच्छा सवाल कराना था, याद कराना भी। हाँ,
क्या हो रहा है ये? पढ़ ले पहले, छुट्टी होने वाली है, पढ़ लियो फिर। तो अभी क्या लगता है तुम्हें? चलो सर x तो होता ही नहीं, x से एक ही है, क्या एक से एक है? x को y से भी तो रेशियो है 4:1, बाद में 1:1 हो गया। तो 1 से 1 ही रहता है। वाह भाई, रेशियो सेम है, मतलब दोनों की एक्टिविटी सेम हो जाएगी। 1:1 के रेशियो का मतलब क्या होता है? तो दोनों की एक्टिविटी सेम होगी। ये थोड़ा ना है कि दोनों एक एक ही हो गए, 10-10 भी हो सकते हैं, तभी रेशियो तो 1:1 आएगा। 30 या 40 में होना चाहिए। सर 40 आपको जान के क्या कर 30 है, मेरा 30 यार, बता दे कैसे। 15 है, 30। 15 कहाँ से आया ये? गिवन तो 20 है। सर एक जब 20 में से 5 माइनस कर दिए, ये ट्रिक सिर्फ आंसर देखने के बाद आती है। ये 6 का आंसर है। हाफ लाइफ की कहानी याद है सभी को? Yes, sir. उसके हिसाब से बताओ। चलो एक काम करते हैं, सॉल्व नहीं करते, सुनो मेरी बात। कैसे सॉल्व करते हैं? 4:1 है, 1:1 करना है, बराबर करना है, तो उसको 4 मान लेते हैं, उसको 1 मान लेते हैं, सही है। अच्छा, एक 20 मिनट कितनी हाफ लाइफ होगी? मतलब 20 मिनट हाफ लाइफ है, 2 घंटे टाइम है क्या? 2 घंटे मतलब कितनी हाफ लाइफ होगी? 6 हाफ लाइफ, सही है। तो इनिशियल कितना था? 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 बच गया, हुआ क्या? ऐसे C0, फिर एक हाफ लाइफ में C0 पावर 2, अगले में C0 बाय 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, तो 6 हाफ लाइफ में C0 अपन में 2 की पावर 6, तो क्या 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर क्या हो गया होगा? 6। इतनी बात समझ आती है? तो वो कितना हो गया? 1/2 की पावर 4 हो गया क्या? Yes, yes. सही है। तो मतलब वो अगर 1 से 1 करना होगा तो मतलब कितनी हाफ लाइफ लगी होगी उसकी? 4 हाफ लाइफ। तो 2 घंटे है तो उसकी 4 हाफ लाइफ मतलब कितने मिनट हो गए? 30 मिनट। आंसर आ गया। आसान लग रहा है तो, है ना? नहीं समझ आता हो देखो कैसे करें। अच्छा, ये लिखो। हाँ तो वही लिखूंगा, अब लिख लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले x के लिए बात करते हैं, 4x, ध्यान से सुनना। y 2 घंटे चला देते हैं ना, पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ, 6 हाफ लाइफ, सही है क्या? बताओ अभी। 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट, 2 घंटे पूरे हो गए। अब वो चेक कर लेते हैं, इनिशियल y का 1 मान लो, देख लेते हैं उसके 2 घंटे में क्या कहानी होती होगी। 1 से कितना? 1/16 करना है ना अपने को, बराबर करने के लिए। सही है क्या? यहाँ से यहाँ पहुंचाने में कितनी हाफ लाइफ लगी होगी? 4। तो क्या वो 2 घंटे के बराबर ही होना चाहिए ना? तो कितने कितने मिनट रहे होंगे? 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट,
सेट करो 2 घंटे में क्या हो गया, वो 4 से 1/16 पे पहुंच गया और ये 2 घंटे में 1 से 1/16 पहुंच गया, दोनों बराबर हो गया। Yes. तो हाफ लाइफ ऑफ एक्स कितना आ गया, हाफ लाइफ ऑफ वाई सॉरी, बताओ अभी कर सकते थे क्या? Yes. पेन ना चलाता मैं इसमें, मैं वो यूज करता सी नॉट अपॉन 2 टू द पावर एन वाला, तो 4 अपॉन 2 टू द पावर 6 हो जाता, तो वो क्या काटने में कितना बनता, 1 अपॉन में 2 टू द पावर 4, तो अगर उसकी इनिशियल 1 है तो 1 अपॉन 2 की पावर 4, 4 हाफ लाइफ होता है, 2 घंटे में कितनी 4 हाफ लाइफ बननी चाहिए, तो एक हाफ लाइफ कितना रहा होगा, वो 30 मिनट रहा होगा। ठीक है, नहीं तो फिर कैसे सॉल्व करते इसको, अगर वैसे सॉल्व करना हो होता गया तो ऐसे मैं नोटिस। नहीं सोचो, अगर सब्जेक्टिव करना होता कैसे करते, क्या तुम्हें क्या वो मान लो एक्स नॉट, एक्स और वाई को ए और बी मान लो, क्या ए नॉट बाय बी नॉट कितना गिवन है 4:1 और ए टी इज इक्वल टू क्या करना है बी टी 1:1 में यही करना है, तो वो जो हाफ लाइफ गिवन थी उसे लेमडा निकाल कर सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, आंसर आया था, लेमडा अननोन होता है एक का और लेमडा आ जाता तो उससे क्या आ जाता उसकी हाफ लाइफ, सॉल्व कर लेते। ठीक है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें। अब एक छोटा सा काम करना, आज जाके उठाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स, ये नोट कर लिया क्या सभी ने? फिजिक्स की किताब उठाना PYQ, मैंने कौन सा कराना था, वो फिजिक्स की किताब से कराना था, फिर वो टाइम नहीं बचा, तो वो करके लाना, फिर कल अगली क्लास में करा दूंगा। वो है किसी पास फिजिक्स वाली किताब क्या अभी? है सर। घर पे पड़ी है। बताओ, अभी मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, क्वेश्चन दिखा दूंगा ना कौन सा है, न्यूक्लियर, एक ही क्वेश्चन है। एक में ही जानने के सॉल्यूशन नहीं देखना भाई। वो बड़ी ट्रिक मत लगा दियो। ये है क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी हेडिंग है उसमें ना, 78 सवाल, हाँ ग्राफ वाला, पेज नंबर तेरी किताब अलग अलग हो जाएगी, 495 है फिजिक्स, ये सेम ही है क्या? अरे देख ही ले, वैसे किताब क्वेश्चन है ये, किताब में मिल ही जाएगा ये, मैं भेज दूंगा इसको ग्रुप में, ग्रुप डाल देता हूँ टेलीग्राम में।